नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनु भंडारी का नाटक जो है महाभोज उसको करेंगे, जो आपके एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, साथ ही इग्नू के पाठ्यक्रम में भी लगा है। तो दोनों ही पाठ्यक्रम में लगे महाभोज नाटक को आज करेंगे, जिसमें ये जो महाभोज नाटक मनु भंडारी का है, मनु भंडारी का संक्षिप्त जीवन जीवनी करेंगे। साथ ही महाभोज नाटक की हम पात्र करेंगे, इस नाटक के मुख्य बिंदु करेंगे, नाटक के कथानक, और टोटल 11 दृश्य हैं। 11 दृश्य में क्या घटनाएं घटी हैं वो सारे पढ़ेंगे, और साथ ही इस नाटक के हम महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मनु भंडारी के संक्षिप्त जीवनी के साथ साथ हम उनकी प्रमुख कृतियां भी एक साथ करेंगे, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो महाभोज नाटक सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। फिर इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। तो पहले ये उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद 1983 में नाटक के रूप में प्रकाशित किया गया। अब हम मनु भंडारी का संक्षिप्त जीवनी देखेंगे, जिसमें मनु भंडारी का जो जन्म है 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने मनु नाम का चुनाव किया। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता सनपत राय भी जाने माने लेखक हैं। ये इनका थोड़ा बहुत मैंने जीवनी लगा दिया, देख लीजिएगा। तो अब हम मनु भंडारी की प्रमुख कृतियां देखेंगे, जिसमें कहानी में मैं हार गई 1957 की है, एक प्लेट सैलाब 1962 की, यही सच है 1966, 3 निगाहों की तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978, श्रेष्ठ कहानियां आंखों देखा झूठ, अकेली बंदी, नायक खलनायक विदूषक, रानी माँ का चबूतरा। तो ये महत्वपूर्ण इनकी कहानियां हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो अनुक्रम में हो, चाहे वो मिलान में हो, चाहे एक पर्टिकुलर रचना देख के पूछ ली जाएगी किसकी है ये। उसके बाद उपन्यास में है इनका 1 इंच मुस्कान, जो 1962 की है, पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा इसको। आपका बंटी 1971 का है, कलवा 1971 का है, महाभोज 1979 की है, स्वामी 1982 की है। नाटक इनके हैं बिना दीवारों का घर 1966 की, महाभोज उपन्यास नाट्य रूपांतर है जो 1983 की है। फिल्म पटकथाएं भी हैं इनकी, जिसमें से रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण, यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी थी। उसके बाद इनकी जो आत्मकथा है, जिसमें एक कहानी यह भी जो 2007 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूं 1993 प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण है। उसके बाद लेखिका को साहित्य जगत में आपका बंटी उपन्यास से प्रसिद्धि मिली थी। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली थी आपका बंटी उपन्यास से मिली थी। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं मनु भंडारी की। तो आगे हम करेंगे महाभोज नाटक का मुख्य बिंदु। तो इस नाटक के मुख्य बिंदु क्या है वो मैंने लगा दिया है सारा, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। उसके बाद उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। तो महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। उसके बाद हिंदी साहित्य जगत में यह पहली बार अपने आप में अलग कृति है, जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग में स्थित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन के स्वरूप को दिखाया गया है, ऐसा रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं।
उसके बाद मनु भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है, ऐसा मनु भंडारी ने लिखा है। मनु भंडारी के शब्दों में आगे है, महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है, ऐसा मनु भंडारी के शब्दों में लिखा गया है। आगे हम अब महाभोज नाटक के प्रमुख पात्र को देखेंगे। तो पात्र इसमें काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं, और हर पात्र की क्या भूमिका है वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ सके, ताकि हम जब मुख्य कथन देखेंगे ना तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। दा साहेब जो मुख्यमंत्री हैं, शुकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और सरोहा गांव के विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। अप्पा साहेब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दा साहेब के निजी सचिव हैं। लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दा साहेब का विश्वास पात्र है लखन सिंह। उसके बाद जमुना बहन दा साहेब की पत्नी है। एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक है। डीआईजी सिन्हा यह बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी है। दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। यहाँ पे पात्र आ गया लेकिन पत्र आएगा तो ध्यान रखिएगा। भवानी मशाल के सहायक संपादक हैं। महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल हैं। रति दा साहेब का पीए है। हीरा बिशु के पिता हैं। विशेषर उर्फ बिशु जो मुख्य पात्र है। हरिजनों का हमदर्द जो हरिजन बस्ती में आगजली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा बिशु का अभिन्न मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जो रावर स्थानीय बाहुबली और दा साहेब का सहयोगी है। काशी जो शुक्ल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री सदाशिव अन्य सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जो रावर स्थानीय बाहुबली और दा साहेब का सहयोगी लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दा साहेब का विश्वास पात्र है। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायक के रूप मुखिया हैं। उसके बाद दत्ता साहेब मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। तो ये कुछ 25 पात्र हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं इस नाटक के। चलिए अगला अब हम करेंगे। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आगे है महाभोज नाटक का उद्देश्य। महाभोज नाटक का उद्देश्य अब हम देखेंगे, जिसमें इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। इसमें गरीब व दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पद लोलुपता, लोकतंत्रीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है इस नाटक में। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों पत्रकारों का स्वार्थ वश बिकाऊ हो जाते हैं। गुनाहगारों को बचाने व बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है इस नाटक में। तो ये सब इस नाटक के उद्देश्य हैं जो इसमें दर्शाया गया है। अब इस नाटक में टोटल कुल 11 दृश्य हैं। 11 दृश्य को करेंगे। इससे पहले हम इस नाटक के मुख्य जो इस नाटक का जो कथानक है उसको हम देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से इस नाटक के बारे में पता चल जाए। महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोह गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ बिशु की मौत की घटना से शुरू होता है। सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्ति की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बिशु के पास इस हत्याकांड के परिणाम थे, जिन्हें वो दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारी को सौंपना चाहता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता था। किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण बिशु के चाय में 2 लोगों को भिजवाकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बिशु की मौत के बाद उसका साथी
बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीतिक और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करता है। तो ये कुछ इस तरह से है इस नाटक का कथानक। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि पूरा नाटक इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए अब हम हर नाटक में मतलब हर दृश्य में कौन सी घटना घटी गई है, किस दृश्य को दर्शाया गया है, वो हम करेंगे वन बाय वन करके। जिसमें पहले दृश्य में, इस दृश्य में विशु की माँ अपने बेटे की लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है। चारों तरफ लोग जमा है। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाती है। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि विशु की हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण विश्वेश्वर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातों की जाती रही हैं। क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद जरूरी माना गया है। पहले दृश्य में विश्वेश्वर की हत्या दिखाई गई है। अब हम दूसरे दृश्य में जाएंगे। दूसरे दृश्य में क्या है कि शहर का माहौल है। यहाँ मसाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों पर व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विश्वेश्वर हरिजन का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री शुक्ल बाबू का चुनाव में खम ठोककर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती थी कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों की जलकर मौत हो जाने के बाद मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यह पत्रकारिता का दो चेहरा दिखाई देता है, जहां पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। नाटक में समसामयिक परिस्थिति का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। उसके बाद तीसरे दृश्य में है, यहाँ दास साहेब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि विशु की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजन के सारे वोट विपक्षी पार्टी शुक्ल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दावपेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। तो नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है। तो आप तीसरे दृश्य में दास साहेब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। उसके बाद चौथे दृश्य में विश्वेश्वर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसकी मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विश्वेश्वर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं शुक्ल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसभा का अंत शुक्ल बाबू और दास साहेब के लोगों के बीच मारपीट से होता है। उसके बाद पांचवें दृश्य में राजनीतिक में इस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है। इस रैली से दास साहेब की पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनजर थोड़ी चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहेब की पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज थे। लखन को शुक्ल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहेब मामले की पुनः रिपोर्ट बनवाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहेब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी के साथ
देने के लिए कहते हैं। छठे दृश्य में मशान का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात करता है। छठे दृश्य में सातवें दृश्य में क्या होता है कि गांव में दा साहेब के जन्म संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिससे जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि शुक्ल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। सातवें दृश्य में आठवें दृश्य में है एसपी सक्सेना बिसु की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे उसी का हाथ होने के कारण बिसु का जान का दुश्मन था वो विशु के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बिसु ने इकट्ठे किए हुए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चली थी। आठवें दृश्य में ये सब बताया गया है। और नौवें दृश्य में क्या है कि अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बिसु को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा उसे भी मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहिरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। ये नौवें दृश्य में दिखाया गया है। और 10वें दृश्य में क्या है, सक्सेना की रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर की चुनाव में खड़े होने से होने वाला नुकसान से दा साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दा साहब इस मामले में बिंदा को बिसु का हत्यारा बताता है कि रुकमा के संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दा साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीतिक में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है 10वें दृश्य में। 11वें दृश्य में क्या है कि जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसके बिशु की हत्या के मामले में साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बिसु से खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दा साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा का। एक तरफ दा साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे, वही बेकसूर बिंदा दर्द से कहरा रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है, दा साहब के खाने पीने का दृश्य है, या सभी महाभोज चलता रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है, बिंदा कहरा रहा होता है, महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस नाटक में यही दिखाया गया है कि किस तरह से बेकसूर को सज़ा मिलती है और जो गुनाहगार होते हैं वो किस तरह से महाभोज कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। तो इन 11 दृश्य में क्या क्या था वो आपने देखा और पढ़ा। नाटक के कथानक और पूरे 11 दृश्य को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि किस विषय के ऊपर ये पूरा नाटक लिखा गया है। आगे इस नाटक का क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः यह कहने पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु भंडारी का महाभोज नाटक अपने आप को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मनु भंडारी ने राजनीतिक के सिर्फ एक रूप को नहीं दर्शाया, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया जो सहज नहीं है। तो ये इस नाटक का निष्कर्ष है। अब हम महाभोज नाटक के मुख्य कथन को देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है।
त्याग करने कण भर और बदले में चाहेंगे मन भर। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होता है। ये कथन है अप्पा साहब का। जहाँ पर पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति हो, वहाँ ज़्यादा सोच विचार में पड़े रहना नहीं चाहिए। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है। कभी कभी हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। तो ये इस नाटक के वाक्य हैं जिसको देख के पूछा जा सकता है कि किस नाटक से ये लिया गया है। तो आगे हम देखेंगे। कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस, कुछ नहीं करेगी। करना होता तो पहले ही नहीं करती। कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं केवल गरीबों को पकड़ने के लिए। ये बिंदा का कथन है। आगे है, इसी क्रांति का सपना देखा था और इसी टुच्चेपन की सौदाबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे। नाम चेहरे लोबुल भले ही अलग हों, पर अलगाव है कहाँ। सुकुल बाबू, दा साहेब, राव चौधरी। लोचन बाबू का कथन है। उसके बाद है, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी और ये ससुरे सीना तानकर आंख में आंख गाड़कर बात करते हैं। जोरावर का कथन है। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे तब बात बनेगी, पर इन नीची जात वालों का कुछ भरोसा नहीं। शुक्ल बाबू का कथन है। कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। दा साहब का कथन है। जनता एक होती है, जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज्य उल्टा देती है। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भूनेंगे कि हम सब तपते ही रह जाएंगे। यह बिसु की नहीं, समझ लीजिए इस तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। इन गरीब लोगों का क्या, पैसा जेब में पड़ते ही आधा दुख दर्द तो दूर हो जाता है इनका। शुक्ल बाबू का कथन है। दा साहिब के हाथों बिकने वाला जीव नहीं है वो। बिंदा के लिए जो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो, उसे जहां भी जो दो पैसे दिखेंगे उधर लपकेगा तो सही। देहात का आदमी जब एक बार शहर की हवा खा लेता है तो फिर बिल्कुल लाट साहेब ही समझने लगता है। हम लोगों के जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मिस्टर गया। महेश का कथन है। आगे है, बहुते मुलायम रही हमार बिसुआ की चमड़ी, बहुते मुलायम। हीरा का कथन है। मेरे भीतर सुलगती आग इन आंसुओं से ठंडी होगी तो सबकी तरह जनखा हो जाऊंगा मैं भी। बिंदा का कथन है। और जो जिंदा हैं वो अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। बिंदा का कथन है। बेगुनाहों को पकड़ने का भी और गुनाहगारों को छोड़ने का भी यही तो न्याय है आप लोगों का। बिंदा का कथन है। आदमी जब अपनी सीमा और सामर्थ्य को भूलकर कामना करने लगे तो समझ लो पतन की दिशा में उसका कदम बढ़ गया है। दा साहब का कथन है। सौदेबाजी पर टिके संबंधों में कहीं स्थायित्व हो सकता है भला। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है और चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को समझ लें। दा साहब का कथन है। जब आदमी अपने को ही धोखा देने लगता है तो मार खाता है निश्चय ही। दा साहब का कथन है। यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। दा साहब का कथन है। आगे है, आज तो परिवर्तन का नाम लेने की आवाज घोंट दी जाती है, उसे काट फेंक दिया जाता है। ये भी महाभोज नाटक का ही वाक्य है। तो ये था महाभोज नाटक के महत्वपूर्ण सारे तथ्यों को मैंने एक जगह संग्रहित किया आपके लिए, ताकि आपको इस कहानी के कथानक के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य और कथन और पात्र सभी कृतियाँ एक साथ एकत्रित करके आपके सामने पेश किया है आपको, ताकि याद करने में सुविधा हो
और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का ही लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे तो जुड़ सकते हैं। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।